आ गया? चलो चलो आज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अरे है ना? चलो सबसे पहला क्वेश्चन, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो कौन से सत्र ऐसा था कांग्रेस का विभाजन हुआ था? बताया कोई? 1909 लाहौर ना, गलत है। तो ये हुआ था 1907, जहां गरम दल और नरम दल दोनों में आपस में फूट पड़ गई थी। तो 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों विभाजित हो गए थे, अलग अलग दल बन गए थे। गरम दल मतलब जो मांग करते थे अंग्रेजों से, किसी मांग करते थे कि हमें स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन कैसे? हम करेंगे आंदोलन। क्या करेंगे हम? आंदोलन चाहिए हमें तो। लेकिन नरम दल क्या कह रहा है? हमें भी चाहिए स्वतंत्रता तो, लेकिन कैसे? पत्र लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? पत्र लिखेंगे। तो कुल मिला के इन दोनों में आपस में फूट पड़ गई, नरम दल और गरम दल 1907 में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गरम दल और नरम दल आपस में फिर एक दूसरे से कब मिले, यानी एक साथ कब आए फिर? तो आंसर क्या होगा? 1916 में। कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ है 1907 में, और एक बार फिर से दोबारा मिल गए तो 1916 में। तो आंसर क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? वायु प्रदूषक बनाते हैं। आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषक कौन से बनाते हैं? तो सबसे पहले हमें सीखना है, पूछ क्या रहा है। एक लेयर होती है, ध्यान सुनना मेरी बातें। अगर ये धरातल है तो धरातल से ऊपर एक लेयर कौन सी पाई जाती है? याद करो, क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। अच्छा, क्षोभ मंडल से ऊपर संताप मंडल, और संताप मंडल में क्या मिलती है? एक लेयर मिलती है ओजोन। क्या मिलती है? ओजोन मिलती है। क्या मिलती है? ओजोन। इस ओजोन का ना क्षरण होता है। क्यों होता है क्षरण? वो कारण है उसका CFC। और CFC कहां मिलता है? जितने भी वातानुकूलित यंत्र हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, इन सब में मिलता है। जो स्प्रे वाला स्प्रे करते हो ना, स्प्रे डिओड्रेंट लगाते हो तुम, अरे है ना, लगाते होंगे सब, उसमें भी क्या यूज होता था? CFC यूज होती है। और CFC कहीं ना कहीं हानिकारक किसके लिए? ओजोन 3 के लिए। यानी किसके लिए? ओजोन 3 के लिए या ओजोन के लिए हानिकारक है। क्या करती है ये? ओजोन डिप्लीशन करती है, यानी ओजोन जो परत है उसमें छेद कर देती है। अगर छेद हो जाए तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पर आएंगे। मैंने बताया था उस दिन भी, अल्ट्रावायलेट किरणें मतलब कितने प्रकार की? ए, बी और ए तो सीधी चली जाती है, और बी उन्हीं को रोकती है, बी को ही। और सी तो आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या? विटामिन डी। वो किसकी कमी किससे पूरा होता है? अल्ट्रावायलेट सी से। जो बी है ना, अगर ये गलती से नीचे तक आ जाए, अगर ओजोन ना हो और ये साथ पृथ्वी तक आ जाए और ह्यूमन के टच में आ जाए, तो क्या होगा? स्किन कैंसर होता है। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर नंबर सी। आंसर क्या होगा? सी। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य घटक है? LPG जानते हो? LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत बढ़िया। कौन सी होती है? नहीं, मीथेन तो CNG की होती है। एथेन भी नहीं है, प्रोपेन भी नहीं है, लास्ट में ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। याद रखना, जो LPG होती है ना, LPG में दो घटक, दो मुख्य गैसें मिलती हैं। एक तो मिलती है प्रोपेन और एक ब्यूटेन। उसमें भी मुख्य क्या है? ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही कैसी है? गंधहीन है। गंध नहीं आती इससे। आप कहोगे LPG लीक होने पर होती है, आती तो है गंध। बोला हाँ आती तो है। उसके लिए अलग से फिर रसायन, एक गैस और मिलाई जाती है। उस गैस का नाम क्या है जिससे गंध आए? एथिल मरकप्टेन। क्या है? एथिल मरकप्टेन। एथिल मरकप्टेन अलग से मिलाया जाता है किसमें? LPG में, ताकि अगर वो लीक करे तो लीक होने पर पता चल जाए, नहीं तो फिर विस्फोट हो सकता है, कुछ दुर्घटना घट सकती है। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर
4। तो आंसर क्या होगा इसका? ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और 4 का क्या रहा है देखो पढ़ के। निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? नाम क्या है? भूरा हीरा। भूरा हीरा को बताएगा? क्या वो अभ्रक है, लोहा है, मैग्नीज है, या लिग्नाइट है? लिग्नाइट। बढ़िया। क्या नाम है? लिग्नाइट। अच्छा, ये तो पता होगा कोयले जो होते हैं, कोयले कितने प्रकार होते हैं? कोयला के प्रकार कितने हैं? पहला, और बोलो, अरे बोलो बोलो। एंथ्रेसाइट। क्या है नाम? एंथ्रेसाइट। फिर उसके बाद क्या आता है? बिटुमिनस। क्या नाम है? बिटुमिनस। तीसरा क्या आता है? लिग्नाइट। यही है वो लिग्नाइट। उसके बाद चौथा क्या है? पीट। और ये क्रम कैसा है? ऊपर से जब नीचे की ओर आऊंगा तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो कोयले हैं, कोयले की जो क्षमता है, दहन क्षमता है, वो बेकार होती है, मतलब कुछ कम हो जाती है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे? एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट। और पीट सबसे बेकार। अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग लगभग 80 से 90% क्या मिलता है? कार्बन। अरे कोयला जलाने पे क्या मिलना चाहिए हमें? ऊष्मा। तो ऊष्मा सबसे ज्यादा किसको मिलती है? किससे मिलती है? एंथ्रेसाइट से। क्लियर है? और इसको भूरा जो कोयला ना, एंथ्रेसाइट को, सॉरी लिग्नाइट को और क्या नाम देते हैं दूसरा? बताएगा? लिग्नाइट का एक नाम और है, भूरा कोयला। सफेद रंग का होता है ये कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। देखना कभी मिल जाएगा तुम्हें ना, गूगल करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? लिग्नाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती हैं? क्या वो वास्तविक है, क्या वो आभासी है, क्या वो काल्पनिक है, या प्रतिरूप है? बताओ। अच्छा, समतल दर्पण मतलब, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण समझना, जो आपके घरों में लगा हुआ ना मिरर, वो समतल दर्पण है। जो आपके घर में लगा हुआ है दर्पण में आप चेहरा जो देखते हो, अपना डेली फेस देखते हो, कौन सा है वो? समतल दर्पण है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं जो छवि बनती है, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी जो छवि इसमें बनेगी, क्या आप उसको टच कर पाओगे? टच कर पाओगे? नहीं पाते। तो ये और बात है ना, जितनी दूरी ये है ना, सपोज करो 10 मीटर है, जितना डिस्टेंस आप मिरर से दूर हैं, उतनी ही आपकी जो छवि बनेगी वो भी मिरर में उतनी ही दूर बनेगी। अगर आप मिरर से सपोज करो 5 मीटर की दूरी पर है, तो आपकी छवि भी शीशे में 5 मीटर दूरी पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं कुछ शीशा उठा के ले जाएगा पीछे कोई, ऐसा कुछ नहीं है, छवि ही दूर बनेगी। और ऐसी छवि क्या बोलते हैं? आभासी। यानी ऐसी छवियां जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब है जिसको मैं टच कर सकूं। जैसे मैं अगर कोई पर्दा लगा दूं और उस पर एक स्क्रीन मारूं और उसको टच कर दूं, तो कैसा होगा वो? वास्तविक। ये कैसा है? केवल आभासी, वर्चुअल है। तो समतल दर्पण से जो छवियां बनती है वो कैसी होती हैं? आभासी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पत्तियों की सतह पर मौजूदा रंध्र, स्टोमेटा नाम है इसका, स्टोमाटा नहीं, स्टोमेटा होना चाहिए, के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, परिवहन से, या वाष्पीकरण से? प्रकाश नहीं, प्रकाश संश्लेषण से तो भोजन तैयार करते हैं अपना वो। शब्द क्या है यहाँ पे? हाँ, शब्द क्या है? वाष्पीकरण। मतलब तो वो चला जाता है उसके पास से, वाष्पित हो जाता है। तो आंसर क्या लगाओगे? वाष्पोत्सर्जन। क्या आंसर है? वाष्पोत्सर्जन। आंसर क्या आएगा? बीफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वाष्पोत्सर्जन में और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और वाष्पीकरण क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? क्या एक ही है, दोनों अलग अलग हैं? उत्सर्जन कहाँ है? वाष्पोत्सर्जन ही तो है, वाष्पीकरण ही एक शब्द वो भी। देखो, वाष्पीकरण होता है खुले स्थान से, नदी तालाब इस तरह से।
और वाष्पोत्सर्जन कौन करते हैं? पेड़ पौधे, जहां से वो गैसेस और जो एक्स्ट्रा पानी उन्होंने लिया है उनको वाष्पित कर देते हैं। वाष्पीकरण मतलब भेज देना, आप अपने पास उतना ही रखना जितनी जरूरत थी, बाकी को क्या करते हैं? अच्छा होता क्या है, जैसे पत्तियां होती है ना, पत्तियां, इस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे पेड़ के तने पर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा से क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन तथा पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड के कुछ उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है? पॉलीथीन या पीवीसी, इनमें से किसका उदाहरण है? क्या वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या थर्मोप्लास्टिक है, या एक्रिलिक है, या इनमें से कोई नहीं? देखो जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक इनका मतलब नहीं पता हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, या थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, या एक्रिलिक क्या होती है, तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कैसे करना है समझो। देखो थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसको एक बार गर्म कर दिया जाए तो वो मुलायम पड़ जाती है, और ठंडा कर दिया जाए तो ठोस। प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है? पिघल जाती है, मुलायम हो जाती है। उसको ऐसे छोड़ दिया जाए फिर ठंडा होने के लिए तो फिर कठोर हो जाएगी, और फिर गर्म करूं तो, अरे बोलो, फिर मुलायम, और फिर से ठंडा करें तो कितनी बार भी कर सकते हो। यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर मुलायम और ठंडी करने पर ठंडी हो जाए, मतलब ठोस हो जाए, ऐसी प्लास्टिक कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। समझ में आया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है एक बार आकार अगर दे दिया, अगर एक बार आपने आकार दे दिया तो अब दे दिया, मतलब अगर आपने इसको अब गर्म किया तो गर्म होने पर ये पिघलेंगी नहीं, जल जाएंगी। अब ये जल जाएंगे, खुद को समाप्त कर लेंगे। क्लियर है? अब एक्रिलिक क्या होते हैं? एक्रिलिक तुमने देखे होंगे खूब, रोज देखते हो तुम, वो नई चीज नहीं है एक्रिलिक। शीशे का शीशा देखा है? ऐसा समझो शीशे की जगह अगर हम यूज करें एक्रिलिक का तो हम यूज कर सकते। जैसे आपने देखे होंगे हेलमेट देखे, हेलमेट का शीशा देखा है? वाइजर किसका बना होता है? शीशे का या किसी प्लास्टिक का? प्लास्टिक नहीं है वो, क्या है? वही एक्रिलिक है। यानी हम शीशे की जगह यूज कर सकते हैं, और शीशे से ज्यादा मजबूत होता है, शीशे से ज्यादा टिकाऊ होता है, शीशे से ज्यादा मजबूत होता है, वो क्या है? एक्रिलिक। अब मुझे बताओ, पॉलीथीन और पीवीसी की बात कर रहा था। जैसे पीवीसी मतलब पीवीसी पाइप देखी तुमने, घर में यूज होती है सबके। अगर मैं उसको गर्म करूं तो कब पिघलेगी या जल जाएगी? पिघल ही जाएगी। और उसको ठंडा कर दो तो ठोस हो जाएगी, फिर गर्म करूं तो, फिर ठंडा करूं तो, किसका आंसर होगा? थर्मोप्लास्टिक। तो ये दोनों ही किसके हैं? थर्मोप्लास्टिक के। बोलो क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पॉलीथीन बनती, पॉलीथीन किससे बनती है? बहुलक है पॉलीथीन भी। पॉलीथीन क्या है? बहुलक है। देखेंगे आगे, समझाऊंगा मैं इस बार। पॉलीथीन अलग है जो साइंस क्लास में। हाँ, वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? अभी कुछ देर पहले बात हुई है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस कर दिया है, जो परत होती है ना वातावरण में, वायुमंडल में, वो परत के नाम बस हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में दे दिए। तो देखो होता क्या है। सबसे पहले धरातल ले लें, धरातल ले लिया, धरातल के ऊपर क्या मिलता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपो। ट्रोपो के ऊपर क्या मिलती है? समताप। समताप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। अब मुझे बताओ ओजोन कहां मिलती थी? किसमें? इसमें कहां पे? पक्का कंफर्म? तो आंसर क्या लगाओगे? बस खत्म, बी ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। होशियार है हम सभी इसका मतलब तो। हाँ भाई, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? हैं? क्या? ताजमहल व्हाइट नहीं, पीला पड़ रहा है ना वो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? वो तो पूछ रहा है। वो क्या वो जिम्मेदारी पोटेशियम की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, सल्फर डाइऑक्साइड की है, या इनमें से कोई नहीं? कोई बात नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड, दो चीजें होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दोनों ही क्या करते हैं?
ये जिम्मेदार हैं जो एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन, उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है। कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों ही जिम्मेदार किसके हैं? एसिड रेन के लिए। तो आंसर क्या लगाएंगे इसका? सी ऑप्शन। क्लियर है? और एसिड रेन से क्या होगा ताजमहल को? अगर एसिड रेन पड़े तो पीला तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ढेर कर देगा, एक ताजमहल को, एक बिल्डिंग को पूरी ढेर बना सकता है उसको, क्योंकि संगमरमर जो होता है ना, संगमरमर एसिड रेन के संपर्क में आने पर वो चूर्ण बन जाता है, चूरन, बिल्कुल बारीक हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो ढेर बना सकता है उसका, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। बोलो, इनमें से कौन सी नकदी फसल है? नकदी मतलब, अच्छा नहीं पूछा है तो नहीं बता दो। नकदी मतलब, नकदी फसल वो होती है जिसका उद्देश्य उगाने का ये था कि मैं इसको बेचूंगा, पैसे ले आऊंगा। जिसका उद्देश्य क्या होता है कि मैं फसल उगाऊंगा, किस लिए उगाऊंगा? केवल पैसे के लिए। जैसे मैं पूछूं कपास, आप बताओ कपास खाते हो या खाद्य फसल है? क्या ये दो टाइप की फसल होती है, नकदी फसल और खाद्य फसल। तो क्या कपास को आप उगाते हो किसके लिए? बेचने के लिए या खाने के लिए? आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे? कि इसको मैं बेचूंगा, बेच करके पैसे आएंगे। तो कैसी फसल है? नकदी। ये तो नहीं आंसर, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। जूट, हाँ बताओ, नकदी है कैसी है? खाद्य है, नकदी है? आप जूट बोते हैं, जूट बोने का उद्देश्य क्या है? उसे खाना नहीं है, तो ये भी कैसी फसल है? नकदी। चलो, अच्छा गन्ना क्यों बोते हैं? गन्ना खाते भी हैं, अच्छा बढ़िया। अच्छा गन्ना डायरेक्ट खाते हैं या उसका फिर कोई क्या नाम, प्रोसेसिंग भी उसकी? कुछ प्रोसेसिंग बाद खाते हैं ना, तो इसका मतलब मेन मकसद क्या है? उसको बेचना ही है मेन मकसद। तो इसका मतलब ये भी नकदी है, ये भी नकदी है, ये भी नकदी है। गेहूं क्यों उगाते हो आप? बेचने के लिए, खाने के लिए? मेन सोर्स क्या है, मेन उद्देश्य क्या था उसके पीछे का? बस आंसर गेहूं। तो खाद्य फसल क्या है? गेहूं। इसमें पूछा था नकदी फसल नहीं है, तो ये भी नकदी है, ये भी नकदी है, ये भी नकदी, तो आंसर गेहूं। और ऐसा क्वेश्चन अभी आरओ का एक पेपर हुआ था अभी, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी नकदी फसल है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बस याद रखना, नकदी फसल वो होती है जिसके पीछे का उद्देश्य केवल और केवल पैसा, बेचूंगा पैसे ले आऊंगा। और खाद्य फसल क्या होती है? जिनको खाने का उद्देश्य हो। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया? शायद नहीं पता होगा, तो इसका आंसर क्या है? यूके। 1821 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 1821 आंसर यूके। नेक्स्ट। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था? तो याद रखना, दो तीन जो शुरू की पंचवर्षीय योजना थी, अब तक समाप्ति हो गई है। अरे है ना, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुई? 10, 11, 12, 13। बढ़िया, कितनी हुई? 12। उसके बाद ये बंद कर दी गई है। कब से बंद हुई है? 2017 के बाद ये पंचवर्षीय योजना अब लागू नहीं है, याद रखना। क्लियर है बात है? तो जो हमारा सामाजिक न्याय और भागीदारी पर विकास, भागीदारी के साथ विकास पर जो जोर दिया गया था, वो थी 9वीं। कौन सी? 9वीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आजकल क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी पूछ ले तो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, देखो जब आपने 7th शेड्यूल पढ़ा होगा या 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी, पढ़ी थी है ना, तो 7वीं अनुसूची में आपको बताया गया होगा कि यहां पर, अच्छा 7वीं अनुसूची में है क्या? राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है, कि राज्य के क्या काम होंगे या केंद्र के क्या काम होंगे, ये बताया गया है इस सूची में। अच्छा यहां पर भी 3 अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है। कैसे कैसे? एक तो है संघ सूची, क्या है? संघ सूची। एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इसका मतलब यह है, संघ सूची का मतलब यह है कि ऐसे कुछ विषय होंगे जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है।
राज्य सूची के विषय ऐसे होंगे, कुछ विषय ऐसे हैं जो केवल और केवल राज्य ही विषय मतलब क्या कानून बनाएंगे। समवर्ती ऐसे विषय हैं जिन पर संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर कभी समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ सूची में संघ सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर टकराव में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं कि नहीं बात ये होगी या ये होगी, तो वहां पर बात किसकी मानी जाएगी? संघ सरकार की। जैसे संघ में आप देखेंगे तो संघ से जो आता है एक विषय आता है डाक, क्या नाम है? डाक आता है। क्या आता है? डाक। रेलवे, विदेशी मामले, ये सब किसमें आते हैं? इसमें। फिर राज्य सूची में क्या आते हैं? हाँ, कृषि। और अब जरा देखो ऑप्शन, आंसर कृषि, बस हो गया। कृषि है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, बहुत सारे विषय हैं। समवर्ती में आते हैं, शिक्षा आती है ना, परिवार नियोजन आता है, परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग, ये सब आते हैं। तो आंसर क्या लगाओगे? अरे आंसर क्या लगाओगे? कृषि। क्लियर है? तो किसका विषय है ये? राज्य सूची का विषय है। यानी कृषि पर अगर कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? राज्य सूची बना सकते हैं। नेक्स्ट 14, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? देखो कितना घटिया सवाल है। कल्याणकारी राज्य पढ़े होंगे, डीपीएसपी तुमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है राज्य के कुछ कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति, राज्य ये करेगा। संविधान में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो राज्य के लिए बताए गए हैं कि राज्य ये काम करेगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। इसका मतलब जो आंसर होगा 30 से 51 के बीच होगा आंसर। कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था भाई। कल्याणकारी की अगर बात करता है तो केवल 39 हो सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 51 सॉरी कहां से आते हैं? 36 से 51। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? ये कौन सा था बताओ? सबसे बड़ा कौन सा? चनहुद्रो नहीं, गलत है। तो सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, हिसार में पड़ता है, हरियाणा के। अच्छा बड़ा क्यों है? अभी 2014 में ना यहाँ पे 2 स्थल और मिले हैं। 2014 में 2 स्थल और फाउंड किए गए हैं, 2 जगह और मिली है, इसलिए राखीगढ़ी अब सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सबसे बड़ा स्थल है। कौन सभ्यता से जुड़ा हुआ है? सिंधु सभ्यता से। पढ़ी होंगे ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, अरे पढ़ाई थी ना। नेक्स्ट, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित कर दी? बताओ, पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की सूरत में, सूरत पड़ता गुजरात में, तो सबसे पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से इन्होंने लगाई थी? चलो हिंट दे रहा हूं, पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई है 1613 जो स्थायी थी। कहां पे? गुजरात में। किसकी अनुमति से? अब देखो 1613 में किसका काल था, किसका शासन था? किसका? जहांगीर का। बढ़िया, क्योंकि जहांगीर शाहजहां सॉरी अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद इसका बेटा जहांगीर, और कब तक रहेगा ये? इस बीच में ही फैक्ट्री स्थापित हुई, तो आंसर क्या होगा? जहांगीर। क्लियर है? पक्का? एक और देखें। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? ये शायद नहीं बता पाओगे, तो ये आंसर है विपिन चंद्र पॉल। ये रटनी पड़ेंगे और कुछ तरीका नहीं है ना। जैसे महात्मा गांधी कौन सा था? हरिजन है, यंग इंडिया है ना, कई सारे। जैसे इनका शायद ओपिनियन इंडिया था, इनका था दादा नौरोजी का। तो इसका आंसर क्या होगा? विपिन चंद्र पॉल। आंसर कई एग्जाम में पूछा गया है। तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? स्कंदगुप्त ने की थी? नहीं,
तो ये की थी कुमार गुप्त ने, गुप्त शासक थे, इन्होंने की थी 427 ईस्वी, 427 ईस्वी में। क्लियर है। फिर इसी कॉलेज को देखा जाए जो स्थापना की थी इस बिहार की, फिर हर्षवर्धन ने इसका संरक्षण किया था। फिर आगे जाके क्या बन गया था ये, बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र बना था, है ना, आगे जाके बहुत बड़ा केंद्र बन गया था बौद्ध शिक्षा का। क्लियर है, पक्का। अच्छा, नालंदा को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा का ध्वस्त किसने किया था? नालंदा को किसने उजाड़ दिया था, किसने जलाया था इसको? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ बताओ जरा, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? एक शब्द तो है दशावतार, ये वाला, और एक है नागर शैली, दो शब्द हैं। तो पहले समझो नागर शैली क्या होती है। मंदिर ना तीन, हमारे यहाँ जो मंदिर बनते हैं वो तीन शैलियों में बनते हैं। एक तो है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली, और एक है वेसर शैली। कौन सी है? वेसर शैली। कौन कौन सी है? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। अगर मैं भारत को पूरा बांट दूं, ध्यान सुनते रहना, पूरी हिमालय से लेकर के, एक विभाजन है, एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है अपवाद हो इसके। हिमालय से लेकर के अगर मैं विंध्य तक आ जाऊं, विंध्य पर्वतमाला तक, तो जितने मंदिरों का निर्माण हम देखते हैं वो देखते हैं नागर शैली में। यानी मैं कह दूंगा उत्तर भारत के लगभग लगभग जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए? नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। फिर विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक, कहां तक? कृष्णा नदी तक, वहां जो मंदिर हैं वो है वेसर शैली के, वेसर शैली के। और इससे नीचे अगर दक्षिण भारत में अगर जाऊं कृष्णा नदी से, तो सारे मंदिर लगभग किसमें दिखाई देते हैं मुझे? वो दिखते हैं मुझे द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत में जो मंदिर हैं वो किस शैली में है? नागर शैली में। दक्षिण में द्रविड़ शैली में। और बीच में देखें तो बीच में नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मध्य है ना, वो क्या है? यानी जो वेसर है ना, वेसर को अलग नहीं है, वेसर है द्रविड़ शैली और नागर शैली का कॉम्बिनेशन। अगर हम दोनों को मिलाकर के देखें, नागर शैली और द्रविड़ शैली को अगर मिलाकर देखें तो नई शैली बनती है वेसर शैली। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वेसर शैली पर द्रविड़ का भी प्रभाव है और नागर का भी प्रभाव है, दोनों का प्रभाव है। क्लियर है। अब ये देख रहे हैं कि दशावतार मंदिर कहां पर है। अभी देखो आंसर लगा दोगे तुम्हें, दशावतार मंदिर कहां पर है? तो यह है यूपी में। कहां पर है? यूपी में एक जिला है ललितपुर। कहां पर? ललितपुर, ललितपुर में। और ललितपुर में जो मंदिर है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ललितपुर में है और यूपी में है, और यूपी कहां पड़ता है? उत्तर में, मध्य में, दक्षिण में? उत्तर में कौन सा मंदिर की शैली है? उत्तर में कौन शैली है? अभी तो बताया, उत्तर में कौन शैली है? नागर शैली, द्रविड़ शैली की वेसर शैली? नागर शैली। तो आंसर, अच्छा कुछ है नहीं इसमें, तो आंसर क्या लगाएंगे? अच्छा ये कहां पर है? ललितपुर। अच्छा सुनो एक सेकंड और, इसका आंसर अगर तब चेक करोगे तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है वैसे, तो आंसर क्या लगाओगे? देवगढ़। अब सुनो कैसे, ये क्वेश्चन ही गलत है। देवगढ़ कहां पे है समझो पहले तो, देवगढ़ कहां है? ललितपुर में। जो यूपी का एक जिला है वो कहां पर है? ललितपुर। और ललितपुर के अंदर ही देवगढ़। तो आंसर क्या लगा? देवगढ़ का ललितपुर। मेरा आंसर जो आंसर की ने माना था, जो आयोग ने माना है, तो वो तो माना था देवगढ़, जबकि ये गलत है। तो आंसर इसका ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ललितपुर भी तो है, ललितपुर तो जिला है? हाँ, तो आंसर क्या लगाएंगे? देवगढ़ या फिर ललितपुर, इनमें से कोई चीज। उद्देश्य ये था कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली क्या होती है ये बताना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है? हाँ आंसर, विषुवत भारत से गुजरती है क्या? भारत से विष्णु, अरे भारत से क्या विषुवत गुजरती है? विषुवत से तो ऊपर है भारत। भारत की तो स्थिति लगभग लगभग कहां पर है? विषुवत से ऊपर है। तो बताओ फिर। हाँ, कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा भी नहीं गुजरती, विषुवत भी नहीं गुजरती, कौन सी निकलती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा लगभग ऐसे गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है?
कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? अगर मैं पश्चिम से और पूर्व लगवाऊं तो बताओ कैसे? सबसे पहले राजस्थान से, गुजरात से, फिर उसके बाद राजस्थान है। अरे बताओ, मुझे क्या पता, बता चलो। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मैं बताता रहूंगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और क्लियर है? बढ़िया। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और भारत को लगभग लगभग 2 भागों में ये डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है काल्पनिक का मतलब होता है कोई खींच के नहीं आया है, हाँ मान लिया है इसको ना। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? ठीक है, हम बताओ। अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? हाँ, मैक्सिमम बच्चे ये आंसर लगाए, शायद मुझे लगता है ये लगा के आएंगे। आंसर जबकि क्या है? 10 डिग्री ऊपर क्या है? जैसे भारत है सपोज करो, तो यहां क्या पढ़ते हैं? अंडमान निकोबार। तो निकोबार ऊपर है, अंडमान सॉरी अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे। इनके बीच में अगर देखें तो इनको अलग अलग किया गया है किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल। डिग्री चैनल का मतलब होता है एक पानी का रास्ता। जैसे यहां पर भी जमीन है और यहां पर भी जमीन है, इनके बीच एक पानी का रास्ता है, इसको कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया। अच्छा, शायद एक और पूछ सकता है तुमसे कि यहां पर पड़ते हैं लक्षद्वीप, है ना? लक्षद्वीप ऊपर है और नीचे एक और है, उसका नाम है मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो वो है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री। अच्छा, मिनिकॉय और नीचे क्या है? लक्षद्वीप, क्या नाम, क्या उसका नाम है? कौन सा देश है वो? मालदीव। मालदीव को और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। फिर से 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को। मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल, और अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। चैनल मतलब पानी का, हाँ, चौड़ा रास्ता। जैसे तुमने पढ़ा होगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला आरती साहा, 1954 में, है ना? पढ़ा होगा। आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो कोयला कहां मिलता है? याद रखना है, झारखंड में। झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रिज्म के माध्यम से पारित होने वाली, यानी से निकलने वाली, पारित होने पर कौन सा रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है? सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? सबसे ज्यादा बोलो। नहीं, बैगनी। अगर मैं प्रिज्म लूं और प्रिज्म से प्रकाश निकालूं तो सबसे पहले क्या आता है ऊपर? बैगनी। विबग्योर पढ़ा है ना, विबग्योर, है ना? हाँ, और लास्ट में क्या आता है? रेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैगनी विचलित क्यों हुआ सबसे ज्यादा? इसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है, सबसे कम तरंग धैर्य सबसे कम होता है इसका। क्या? अब याद करो, जिसका तरंग धैर्य कम है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति ज्यादा होती है। ये बताया था उस दिन मैंने। अगर मैं ये देखूं, दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताया था, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य कहते हैं इसको। किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। दो सुरंगों के बीच की दूरी ले लो या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी ले लो। अगर आगे बढ़ा लें इसको हम थोड़ा सा, दो गर्तों के बीच की दूरी, कुछ भी ले लो, ये लैम्बडा से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो मैं अगर ये पूछूं कि यहां से यहां तक की एक और एक दो, तो एक सेकंड में अगर ये दो तरंगें निकली है, मतलब एक तरंग निकली है, एक तरंग गिनी जाएगी ये एक तरंग, तो मैं पूछूंगा अगर एक तरंग निकली है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एक। दो तरंग निकलती तो दो, 100 निकलती तो 100, 50 निकलती तो 50। अब देखो होगा क्या, जैसे
तरंग धैर्य इसकी ज्यादा किसकी ज्यादा? तरंग धैर्य ज्यादा किसकी? सोच कर था ना, तरंग धैर्य ज्यादा किसकी है? अरे तरंग धैर्य इसकी ज्यादा है। ये देखो तरंग आराम से गई है दूर तक, तरंग धैर्य मतलब सुरंगों के बीच की दूरी, यहां दूरी तो बहुत कम है। अब फिर से जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी एक सेकंड में यहां से तरंग देखो कितनी सारी निकल गई और यहां से तरंग एक या दो निकलेगी। अरे है ना, तो जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका तरंग धैर्य। अब बैगनी का तरंग धैर्य कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? सबसे हाई होगी। क्लियर है? बढ़िया। ये बाकी साइंस वाइंस में देख लेंगे ना अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट, बहुत बढ़िया। और बताओ कोई? ऑप्शन नंबर बी शर्करा। चलो और कोई? ग्लाइकोजन के रूप में। बढ़िया। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। हाथ तुक्के मारते चलेंगे, कुछ तो होगा सही, कुछ तो सही हो गई। चलो नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। होता क्या है, जैसे सपोज करो आपने, आपको मन किया मीठा खाऊंगा, आपने 3-4 रसगुल्ला चबा दिए। होता क्या है, आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है ना वो कितना होना चाहिए? 70 से 100 mg DL। DL मतलब डेसीलीटर, mg मतलब मिलीग्राम, यानी 1 डेसीलीटर में 100 mg या 70 mg के आसपास होना चाहिए, यानी 70 से लेकर कितना होना चाहिए? 100 mg होना चाहिए आपकी बॉडी में। आपके शरीर में जो रक्त है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अब सपोज करो आपने चबा दिए 5-6 रसगुल्ले, आज मन कर गया आज क्या चबा दिए जाए, कल मिले ना मिले। अब ब्लड में तो शुगर का लेवल बढ़ गया, अरे है ना। अब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? हार्ट को दिक्कत हो सकती है, शुगर का लेवल हाई हो सकता है ना, दिक्कतें होंगी। अब दिक्कतें होंगी तो शरीर क्या करता है? शरीर ऑटोमेटिक काम करता है। कैसे काम करेगा? अब जैसे उसको पता चला कि इस बंदे ने ज्यादा मतलब ठीक ठाक चबा दिया है मामला, और आपके ब्लड में सपोज करो आपका शुगर का लेवल पहुंच गया 200, अब बॉडी ऑटोमेटिक काम करेगी। बॉडी देखना कैसे करेगी। आपकी बॉडी में 2 तत्व होते हैं, एक तो ग्लाइकोजन, एक 2 हार्मोन मिलते हैं आपकी बॉडी में। एक तो हार्मोन मिलता है इंसुलिन, पढ़ा है इंसुलिन, और एक मिलता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन 2 चीज मिलती है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अगर आपकी बॉडी में, आपके रक्त में अगर शुगर का लेवल बढ़ गया है तो इंसुलिन क्या करता है? इसके बंध बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के ज्यादा एक्स्ट्रा वाले को लपेटेगा और लपेट करके लिवर में जमा कर देगा। जब ये लिवर में जमा होंगी तो किस रूप में होंगी? ग्लाइकोजन के रूप में। फिर से समझिए, आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ गया है, अब बॉडी क्या करेगी? इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन को लगेगा पता कि इसने क्या करा है, इसका जो ब्लड का लेवल है ज्यादा बढ़ गया है, जितने एक्स्ट्रा हैं उनको लपेटेगी, बॉन्ड बनाएगी, बॉन्ड बनाकर कहां जमा कर देगी? लीवर में। किस रूप में? क्लियर है? अब सपोज करो जिस दिन ज्यादा मिला आपने खींच दिया, आइटम ठीक ठाक। अब आप सपोज करो मीठा मिल नहीं रहा, अब बॉडी को जरूरत है, होना तो इतना चाहिए, आपका शुगर का लेवल डाउन जा रहा है, तो बॉडी फिर से महसूस करेगी थकावट, तो फिर बॉडी पूछेगी ये तो खाने रहा मीठा, हमारे पास कुछ है? तो लिवर कहेगा हाँ है, टेंशन मत ले। कहां नीचे पहुंच गया? हाँ टेंशन ले रहा हूं, मेरे पास है, टेंशन मत ले। तो ग्लाइकोजन को फिर से किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा। किस रूप में? कौन तोड़ेगा? ग्लाइकोगॉन, ग्लूकेगॉन। यानी कि अगर मीठा नहीं खाया है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी जमा है, जमा किस रूप में था? ग्लाइकोजन को फिर से क्या किसमें तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को तोड़ना कौन कर, इस काम को करेगा कौन? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है, अगर कमी पड़ती है तो ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ा जाता है वापस किसमें? ग्लूकोज में। कौन तोड़ता है? ग्लूकेगॉन। ये बॉडी में अपने काम चलता है। मीठा खाओ तो चलेगा, नहीं तो नहीं खाओगे तो भी चलेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी मीठा पड़ा ही होगा, ना तो चबाते होगे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, मतलब किसका प्रयोग हम ईंधन की तरह नहीं कर सकते? बस ये है। अब ईंधन का प्रयोग हम उसको नहीं कर सकते जो ज्वलनशील नहीं है, इसका नहीं कर सकते हम। क्या थोरियम ज्वलनशील है? आप कहोगे हाँ है। और यूरेनियम भी ज्वलनशील है, यूरेनियम तो सबसे ज्यादा है। रेडियम भी ज्वलनशील है, लेकिन हीलियम ज्वलनशील नहीं होती।
ये नोबल गैस है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती। ये कैसी है? नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, क्रिया ही ना करे। तो इसका मतलब है हीलियम क्या है, और इसका कैलोरीफिक मान कितना होता है? कैलोरीफिक मान मतलब 0 होता है इसका। कैलोरीफिक मान मतलब जिसको जलाने पर कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, उसको कैलोरीफिक मान कहते हैं। तो इसका कैलोरीफिक मान कितना है? 0। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है? पानी में कौन घुल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है क्या? अरे बताओ। नहीं। क्लोरीन, सल्फाइड नहीं, अमोनिया। अमोनिया और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन, ये पढ़ेंगे आगे वाली क्लासों में, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं ना। हाँ है ना, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आगे देखें, तो आंसर क्या होगा इसका? अमोनिया। नेक्स्ट, क्या आंसर होगा? एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण क्या है? मतलब ये पूछ रहा है कि एक परमाणु है और उसके जो नाभिक है, उस नाभिक में मिलता क्या क्या है? न्यूट्रॉन और, बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन और, आपको तो पता ही होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं नाभिक में। और नाभिक के बाहर की कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, वो भी नेगेटिव चार्ज के साथ। अरे है ना, ये तो पता ही होगा। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और पूछता है, दो शब्द है, एक तो संभारिक, समस्थानिक, और एक शब्द होता है संभारिक। कोई बता सकता है समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक बराबर हो वो समस्थानिक होते हैं। आप हो गए, एक सेकंड, ऊपर तक गई बात पूरी। हमें तो ये नहीं पता परमाणु क्रमांक क्या होता है। जैसे मैं कहूं है, जैसे मैं कहूं C614 मैंने कहीं लिखा, ध्यान सुनना, ये तो दर्शाता है किसको? क्रमांक को। जो नीचे वाला नंबर किसको दर्शाता है? परमाणु क्रमांक को। ये किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को। किसको? द्रव्यमान को। परमाणु क्रमांक जिसको दर्शाएगा उसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें, इस कार्बन के इस मॉलिक्यूल में बताइए कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, आप क्या कहोगे? कि प्रोटॉन तो है सर, सीधे सीधे दिख रहे हैं 6। क्लियर है? अगर मैं पूछूं बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन होंगे सर, जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं? तो मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये 14 है ना, 14, ये क्या दर्शाता है? द्रव्यमान को। अब द्रव्यमान में दो चीजें होती है, वो होते इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो नहीं चाहे, प्रोटॉन नहीं, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं पूछू 14 में से इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने बचे? बहुत बढ़िया, क्या निकालना सीख गए? नहीं आया अब भी? अरे बोलो, शायद अब भी नहीं आया। पक्का? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं और पूछूं तो कर दोगे? हैं? जैसे मैं पूछूं, बताओ 7C19, बताओ 7 क्या है? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन बताओ? न्यूट्रॉन, 19 में 7 गया। क्लियर है? समस्थानिक किसको कहते हैं? बात आती है इसकी, समस्थानिक क्या है सर? तो समस्थानिक क्या है? जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। जैसे मैं कहूं C6C18 और 6C14, क्या समस्थानिक है? हाँ है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो दोनों के बराबर है, तो मैं कह दूंगा समस्थानिक है। संभारिक में क्या होता है? संभारिक में दोनों के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। जैसे 8C21 और 7C21, क्या है ये? क्योंकि दोनों का द्रव्यमान सेम है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? बढ़िया। तो संभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, बाकी आने वाली क्लासों में हम बता देंगे, टेंशन मत लो। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? राजकोषीय नीति कौन बनाता है भारत में? राजकोषीय नीति कौन बनाता है? राजकोषीय नीति है वित्त निर्देशालय। कौन बनाता है?
और राजकोषीय नीति को इम्प्लीफाई कौन, सॉरी लागू कौन करता है? स्टेट बैंक का काम है ना, इसमें बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा कार्य नहीं करती इनमें से? अच्छा, मौद्रिक प्रबंधन करती है, सरकारी ऋण प्रबंधन, अरे सीआरआर पढ़ा है ना, विदेशी विनिमय प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन, हाँ बिल्कुल ये तो करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कौन देखती है? ये तो देखती है। ग्राहकों की जमा स्वीकार, मतलब तुम्हारा खाता वाता किसी का रिजर्व बैंक में? रिजर्व बैंक में खाता है? अरे रिजर्व बैंक की बात कर ली यहाँ पे। रिजर्व बैंक में किसी खाता है, किसी का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, तो फिर इसका मतलब जमा स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? लिबरलाइजेशन कब हुआ था? अच्छा, एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे? एलपीजी सिलेंडर नहीं है, एलपीजी अलग है, ये रिफॉर्म्स थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या थे, कब आए? तो ये 1991 में, जब भारत के पास केवल और केवल 15 दिन का ही पैसा बचा था कार्य चलाने के लिए, और भारत को लगभग अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। और फिर जब गिरवी रखा तो विश्व बैंक ने जब उधार दिया, तो उधार देने पर बोले कि एक काम करो, प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री करने दो भारत में, प्राइवेट करो चीजों को, उदारीकरण हो या प्राइवेटाइजेशन हो या फिर वैश्वीकरण हो, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब कब हुए थे? 1991 में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। चलो भाई, मैं प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट देने का अधिकार बता दे रखा है इसमें, और एक वोट का जो वैल्यू होगा वो समान होगा। मतलब इसका है कि अगर राष्ट्रपति वोट डालेगा तो भी बराबर है, और एक रिक्शे वाला डालेगा तो भी बराबर, दोनों के मूल्य वोट के बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का वोट बराबर हो 10 के, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के राइट्स बराबर हैं। तो बताओ भाई, एकांत तंत्र क्या होता है समझ नहीं आता, धनी तंत्र मतलब थोड़ी आंसर, लोकतंत्र, लोकतंत्र सुना हमने, टेंशन वाली बात नहीं है इसमें तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान किया गया है? मतलब नया राज्य अगर हमें जोड़ना हो भारत में, अगर सपोज करो भारत की बाउंड्री है सपोज करो, और भारत में मुझे कोई प्रवेश कराना एक और राज्य, तो क्या तरीका उसका? आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ होगा, केवल ये बताया उसने, तो बस, तो 1 तो नहीं हो सकता। चलो, क्यों हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है, बस ये बोला सिर्फ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, समूह नहीं है, ये बोला है। उसने तो जोड़ने की बात की है, कोई राज्य जोड़ना हो तो बताओ कैसे करोगे? अच्छा 3 में क्या, 4 में क्या, 4 में अच्छा बताओ, अगर मुझे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या किसी राज्य का नाम बदलना हो, तो इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। जो संसद ऐसे प्रावधान लेके आएगी, ऐसे कानून बनाएगी, ऐसे प्रस्ताव को पास कराएगी, तो इसके लिए विशेषाधिकार, सॉरी विशेष बहुमत चाहिए, मुझे विशेष बहुमत चाहिए या फिर साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। यानी ऐसे चेंजेस 368 के अंतर्गत नहीं मान्य होंगे। तो इसका मतलब कहां लिखा हुआ है वो? 4 में। अब बात आती है ये दोनों, 2 बच गए, याद रखना दोनों अंतर बता रहा हूं। यहां भी ये कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण होगा, और यहां भी कह रहा है नए राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन यहां जो निर्माण होगा तीसरे में, यहां उन्हीं राज्यों का निर्माण होगा जो भारत में अभी मौजूद हैं। जैसे अगर सपोज करो ए और बी नाम के 2 राज्य हैं, चलो सिंपल लेते हैं, एक राजस्थान ले लेते हैं और एक गुजरात लेते हैं। मुझे राजस्थान की कुछ बाउंड्री काट करके, कुछ सीमा काट करके, और कुछ गुजरात की सीमा काट करके, और एक नया राज्य बनाना है, तो कहां बना रहे हैं हम? सीमा के अंदर ही तो कर रहे हैं सारा काम। ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। यानी कि अगर मैं राजस्थान की सीमा थोड़ी सी और गुजरात में एंट्री करा दूं, तो ये काम किस में कर रहे हैं? केवल हम भारत के अंदर। यानी छेड़छाड़ जो की है वो केवल भारत की बाउंड्री के अंदर,
तो कोई राज्य जोड़ा तुमने? नया राज्य जोड़ा। आर्टिकल 2 का कहता है, ये भी कहता है नए राज्यों का निर्माण होगा। जैसे सपोज करो, अभी भारत ने सपोज करिए पाकिस्तान के युद्ध किया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र हमने कब्जा लिया, हम तो नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, तो हमारे लिए ये नया राज्य होगा। यानी कि दूसरे की चीज को, दूसरे की जमीन को कब्जा कर नए राज्य के निर्माण करते हैं, तो आता आर्टिकल, इसको हम कहते हैं जोड़ना। कुछ नया जुड़ा है मामला। पहले क्या था, अपने घुमा रहे थे सब, तीसरे में से सब क्या है, घुमा रहे हैं अपने, दूसरे में क्या करें, कुछ नया जोड़ा है। फिर से तो 2 में क्या अंतर है और 3 में अंतर समझ में आ गया? तो आंसर क्या लगाओगे, 2 के 3? 2, बढ़िया। आंसर नंबर 2 क्लियर है? क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में है और 51 के में, अनुच्छेद 51 के में है। कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। सॉरी, मूल कर्तव्य, कर्तव्य ड्यूटीज, मूल कर्तव्य कितने हमारे? 11। मौलिक अधिकार नहीं 11, ठीक है। कर्तव्य कितने? 11 है। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है? अरे बोलो, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब जोड़े गए। क्लियर है? और स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी, उन्होंने सिफारिश की थी केवल 8 कर्तव्यों की, लेकिन जोड़े कितने गए उस समय? 10। 11वां तो बाद में जुड़ा है। बाद में जुड़ा है कब? 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें बोला गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का एक माहौल देना है, वो भी आपका एक कर्तव्य है। तो देखते जरा कौन कौन से हैं। कानून के समक्ष समानता कर्तव्य थोड़ी है, ये तो राइट है। अनुच्छेद 14 अधिकार है, अनुच्छेद 14। स्पर्शता नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मना करता है हमारा, बढ़ावा थोड़ी नहीं देना, बढ़ावा नहीं देना, सॉरी। तो फिर भी कौन से उसमें आर्टिकल में? आर्टिकल 17। ये क्या है? इस्तेमाल ना करना। क्या इस्तेमाल नहीं करना? पता नहीं, शायद यह मिस्टेक कर दिया, शायद मुझे लगा। अच्छा, देश की रक्षा करें तथा आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये है आर्टिकल 51 के में। जो मौलिक हमारे कर्तव्य बताए गए हैं उसमें से एक ये है कि अगर हमें देश की रक्षा करनी है और जब देश को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो हमें सेवा भी देनी है, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो कि देश को सेवा पता नहीं कब पड़ेगी जरूरत, हम लोग खाली बैठे हैं, बुला ही नहीं रहे हमें, तो बुला तो रहे नहीं है। हाँ, ठीक है। 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? पूरे मिला के सबसे शक्तिशाली कौन था, ये बता दो। बस बात ही नहीं करनी है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग मगध था। बकवास क्वेश्चन था। नेक्स्ट, भारत में किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो याद रखना, अर्थशास्त्र में ना। किसमें? अर्थशास्त्र में रुपया रूप कहा गया है इसको ना, चांदी के सिक्के को। 36। नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, ठीक है। तोड़ने जोड़ने का होना चाहिए था कानून। अच्छा, नमक कानून तोड़ने सही है। नमक कानून तोड़ने के लिए किसने? महात्मा, क्या बोलते हैं इसको? दांडी। बहुत बढ़िया, दांडी मार्च। अच्छा, कब लागू हुई, कब चलाया था? 12 मार्च 1900 और 6 अप्रैल को गांधी जी, दबंग गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ दिया, खत्म कर दिया। कोई अब टैक्स वैक्स नहीं देगा ना, याद रखना है। आंसर क्या लगेंगे? महात्मा गांधी। ये देखें, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? 1934 के बाद मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906। कहां पे हुई है? ढाका। कहां पे हुई थी? ढाका, जो बांग्लादेश में आज
ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान को इसका जनक माना जाता है मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग का 34 के बाद में जो अध्यक्ष बने वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग भी रखी बाद में ना। ठीक है, अरे बोलो, नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा वर्ण चार माने सॉरी कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? अच्छा, दो जगह शूद्र है, टाइपिंग मिस्टेक है। शूद्र की जगह क्या होना चाहिए था? वैश्य। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मणों का काम क्या है? पढ़ाना लिखाना शिक्षा। क्षत्रियों का काम क्या है? रक्षा करना। वैश्य का काम क्या है? व्यापार करना। और शूद्र का काम क्या है? इनकी सेवा करना। तो सबसे नीचे कौन थे? शूद्र थे, जबकि बेवकूफी थी बिल्कुल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज में संस्थापक कौन थे भाई? सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे ये हुआ था शायद 1873 में आ गया। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी और वो की थी ज्योतिराव फूले ने। किसने? ज्योतिराव फूले ने। पूना में की थी, पुणे में। कहां पे की थी और क्यों की थी? कि जितने भी शूद्र हैं, महिला हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए केवल। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? कौन सी मिट्टी मिलती है हमारे यहाँ, जहां तुम बैठे हो? उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? क्या वो काली मिट्टी मिलती है? तुम्हारे कौन सी काली मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र, गुजरात। कौन सी मिलती है? लेटराइट कहां मिलती है? कहां मिलती है लेटराइट? ये मिलती है गोवा, जो तुम्हारे पश्चिमी तट है उस क्षेत्र में। शुष्क मृदा कहां मिलती है? मिलती है राजस्थान वाले साइड में, पश्चिमी राजस्थान में। तो जलोढ़ हमारे यहाँ मिलती है। तो सबसे उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़, एलुवियल। ठीक है, और भी कुछ है देख लेते हैं। यही थे तो आज की क्लास ओवर करते हैं। मजा आया नहीं आया? चलो, डिस्कशन से थोड़ा सा फायदा ही मिलता है। चलो कल मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ।